हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड कोएगुलेशन है या रुधिर स्कंदन है। मतलब जो ब्लड है उसका चोट लगने पर उसका क्लॉटिंग कैसे होती है या वहाँ पर थक्का कैसे जमता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये टिश्यू है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल है तो टिश्यू में तो ब्लड क्लॉटिंग होगा नहीं, ब्लड वेसल इससे इसके अंदर ब्लड बह रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जब चोट लगेगी तो ब्लड वेसल्स कट जाती हैं, ये कटेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर टिश्यू जो हैं वो भी क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, वो भी टूट फूट हो जाती है उनकी, डैमेज हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए ये इतना पोर्शन कट गया, तो यहाँ से जो ब्लड है वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए ये सारी प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ इंजरी होती है वहाँ की जो डैमेज टिश्यू हैं, ये टिश्यू भी डैमेज होंगे। तो टिश्यू जो होंगे वो एक प्रोटीन रिलीज़ करेंगे जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले रिलीज़ होगा और ये जाके यहाँ मिक्स होगा, यहाँ पर पहुँचेगा और ब्लड में जो प्रेजेंट प्लेटलेट्स है उनको एक्टिव करेगा और उनको बोलेगा कि आपको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज़ करना है, ठीक है। ये डैमेज प्लेटलेट से रिलीज़ होगा क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। पहले टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू क्या निकालेगा, ये केमिकल निकालेगा और ये केमिकल यहाँ पे प्लेटलेट्स होंगी ब्लड वेसल के अंदर, क्या है, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स भी। तो ये क्या करेगा कि इसको बोलेगा कि आप थ्रोम्बोकाइनेज निकालो। थ्रोम्बोकाइनेज जैसे ही निकलेगा तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, वैसे तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पर आकर के क्लॉटिंग करने की हेल्प करेंगी, लेकिन अकेले खुद से वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तब फिर ये इसको एंजाइम देगा और इसको बोलेगा कि आप कुछ और चीज़ लेके आओ ताकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो सके। तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम रिलीज़ करेंगी, जिसकी वजह से इस ब्लड में पहले से ही हमने आपको बताया था, प्लाज्मा पढ़ाया था। तो प्लाज्मा में 90% वाटर और आपको 10% 3 टाइप की प्रोटीन पढ़ाई थी, एक एल्ब्यूमिन, एक फाइब्रिनोजन और एक ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ब्लड में पहले से ही कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कौन बनाता है, लिवर फॉर्म करता है। तो लिवर जो फॉर्म कर रहा है प्रोटीन वो कौन सी है, प्रोथ्रम्बिन है और फाइब्रिनोजन है। तो प्रोथ्रम्बिन जो होती है प्रोटीन वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है और फाइब्रिनोजन भी सॉल्युबल कंडीशन में होती है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में और इसको इनसॉल्युबल कंडीशन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेन ये जो प्रोटीन है ये जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है तो फाइब्रिन जो होते हैं, फाइब्रिन इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो यहाँ पर जब प्लेटलेट्स यहाँ पर बैठी होती हैं टूटी फूटी, तो उनके बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंस जाते हैं, ठीक है, यहाँ फंस जाएंगे। तो जो ब्लीडिंग हो रही होगी वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है और ब्लड का क्लॉट जम जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रोथ्रम्बिनेज जो थ्रोम्बोनेज नामक एंजाइम रिलीज़ हुआ है वो क्या करेगा, ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये एक्टिव होगी तभी इसकी उपस्थिति में, मतलब ये प्रोटीन ही फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये प्रोटीन भी इसमें कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब वो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल कंडीशन में नहीं आएगी। और जब ये बन जाता है तो ये क्या करेगा, ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रकार से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन क्रिएट हो जाती है, बन जाती है और यहाँ पर ये बन जाएंगे। इस तरीके से ब्लड का क्लॉट डिपॉजिट हो जाता है या बन जाता है और ब्लड की जो फ्लो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टिश्यू जो हैं वो ये बना रहे हैं, फिर ये इसको एक्टिव कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहा है और काइनेज इसको एक्टिव कर रहा है और ये इसको। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चल रही है, इसलिए इसको हम कास्केड प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम आयन की मेन भूमिका होती है, साथ ही साथ विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि अगर विटामिन के नहीं होगा तो ये प्रोटीन्स नहीं बनेंगी और जब ब्लड में ये प्रोटीन नहीं होंगी तो अकेले प्लेटलेट्स क्लॉटिंग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं डैमेज प्लेटलेट्स इस तरीके से होती हैं, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से फंस तो जाती हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर गैप होता है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहता है। तो उस बीच में इस फ्लो को रोकने के लिए क्या करना होता है, ये फाइब्रिन प्रोटीन को यहाँ पर ऐड करना होता है। और जब विटामिन के नहीं होगा
तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी, फाइब्रिनोजन नहीं बनेगा। जब फाइब्रिनोजन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन कैसे बनेगा? इस वजह से अगर विटामिन के की कमी होती है तो हीमोफीलिया भी किसी किसी को हो जाता है। हीमोफीलिया में विटामिन के की भी रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ एक हीमोफीलिया जो है वो जेनेटिक है, ठीक है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर में भी हम हीमोफीलिया पढ़ते हैं, उसमें जो फैक्टर 8 है और फैक्टर 9 ये फैक्टर नहीं बनते हैं, इस वजह से भी। तो ये वाला फैक्टर की जब कमी होती है तो हीमोफीलिया ए हो जाता है, जब 9 फैक्टर नहीं होता है तो हीमोफीलिया बी हो जाता है। ये जेनेटिक होता है, बट जो नॉर्मल हीमोफीलिया होता है वो जेनेटिक नहीं होता है, वो विटामिन के की वजह से होता है। क्योंकि विटामिन के अगर आप रिक्वायर अच्छी मात्रा में ले लेते हो तो फिर आपका क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब चोट लगने पर क्लॉटिंग हो जाती है। क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग ना हो उसके लिए हेपेरिन पाया जाता है। क्या होता है? हेपेरिन होता है, ताकि ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग ना हो। और ये क्लॉटिंग चोट लगने पर क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है, वरना यहाँ से ब्लड बहता रहेगा। तो ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन चोट लग जाए तो क्लॉटिंग होना कंपलसरी हो जाता है, वरना दिक्कत हो सकती है।